आपके यूपी का यानी कि स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, टेंशन नहीं लेनी, सारा करा दूंगा यहीं पे, स्पेशली यूपी स्पेशल क्लासेस। आज हमारी तीसरी क्लास है, यानी कि पीछे 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो प्लीज जरूर ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली क्लास नंबर 1, क्योंकि उस क्लास नंबर 1 में मैंने मेजर डिस्ट्रिक्ट जिले क्या कहते हैं बताए थे यूपी के कौन कौन से हैं, जो कि इतिहास से भी संबंधित है। तो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में कराया, उसको जरूर देख लेना, ठीक है जी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी यूपी स्पेशल की क्लास नंबर 3। मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको पढ़ाया था कि इतिहास किस तरीके से बटा हुआ है। तो हम यूपी के इतिहास में पढ़ रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर मैंने आपको पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया था कि पैलियोलिथिक के कौन से साक्ष्य यूपी से मिले हैं। अब हमें देखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल 3 में डिवाइड है, एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल, एक हो गया नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक वाला मैंने करा दिया है, यानी कि पूरा पाषाण काल के कौन से साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के कौन से साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिले हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यूपी का इतिहास पढ़ा रहा हूं ना तो हर चीज बताऊंगा, हर चीज, कौन सा राजा यूपी से संबंधित है, कैसे है, कौन सा युद्ध है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म किस तरीके से यूपी बिहार से संबंधित है, हर चीज बताऊंगा। आप टेंशन मत लेना, बस रेगुलर क्लासेस लेना, ठीक है। तो चलो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं, और सर वही दूसरा सेक्शन नाम है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसे हम बोलेंगे मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। दोस्तों ये जो पीरियड है ना, ये लगभग आप ऐसे कहो 8000 बीसी से 4000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। 8000 बीसी से 4000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। अब खास बात क्या है मेरे भाई, ये ध्यान से सुनो, हम क्या जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल के अंदर हम सिर्फ यूपी को ध्यान में रखेंगे, भारत को नहीं, यूपी को। तो हम इसमें लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य। इंग्लिश में अगर आपको लिखना तो आप लिखोगे मेसोलिथिक पीरियड या एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, ऐसे लिखना, एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इन यूपी, इन उत्तर प्रदेश। तो मेरे भाई सबसे विशेष बात जो है ना, यानी कि अगर आपको जानना हो कि मध्य पाषाण काल के कौन से साक्ष्य यूपी से मिले हैं, तो बस 3 जिलों का नाम याद रखना है, लेकिन मैं आपको थोड़े ज्यादा बताऊंगा। अगर मध्य पाषाण काल के क्या साक्ष्य देखने हैं तो आपको कौन कौन से शहरों के बारे में जानना है। नंबर 1 प्रतापगढ़, सबसे पहले प्रतापगढ़, ये हो जाएगा सर पहला। इसके अलावा सर एक आपको जानना है प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद भी कहते थे, प्रयागराज। इसके अलावा सर एक आ जाता है मिर्जापुर, जानते हो ना गुड्डू भैया, मिर्जापुर, मिर्जापुर। इसके अलावा देखो ये 3 सबसे मेन है, लेकिन इसके अलावा 2 और याद रखने, मेरे कहने से रख लेना थोड़ा सा। एक है सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्रा, एक ही हो जाएगा। और एक याद रखना बुंदेलखंड, एक और लिख लेना यही, बुंदेलखंड, 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 एक ही याद रख लेना बस। तो ये जगह है जो किससे संबंधित है, मध्य पाषाण काल से, यानी कि यूपी के वो ये शहर है जहां से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इन सभी में, सबसे इंपॉर्टेंट सर ये वाला है प्रतापगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यूपी का थोड़ा सा बना के दिखाऊं इस तरीके से, तो ये प्रतापगढ़ पड़ता कहां है, तो जहां पर देखो जैसे ये मिर्जापुर हो गया, ये मिर्जापुर, ये प्रयागराज, इसी के ऊपर है प्रतापगढ़, यहां है
प्रतापगढ़, यानी कि पूर्वांचल की तरफ है, पूर्व की तरफ है ना, ईस्ट की तरफ है। अब देखो खास बात क्या है सर, इसी प्रतापगढ़ के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो इस प्रतापगढ़ में 3 शहर पड़ते हैं, मतलब 3 छोटे छोटे एरिया पड़ते हैं, 3 शहर ही मान लो, मतलब प्रतापगढ़ के अंदर 3 शहर है, छोटे छोटे जगह है आप कह लो। एक है सराय नाहर, मोस्ट इंपोर्टेंट, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। सर ये एक जगह पड़ती है, कहां पर, प्रतापगढ़ के अंदर। सर एक जगह और पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैदहा कहते हैं, मैदहा, मैदहा एक ये जगह पड़ती है। और सर एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है दमदमा, दमदमा, दमदमा। सर ये तीनों जगह कहां पड़ती है, प्रतापगढ़ में पड़ती है, तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों में भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है ना तो वो सराय नाहर वाला है सर ये, तो आप इस पे लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनो भाई साहब, मानव अस्थि पंजर के प्रथम साक्ष्य, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य जो मिला है ना वो सराय नाहर से मिला है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, सराय नाहर से। तो आप यहां लिखोगे पॉइंट नंबर 1 और इसमें लिखना मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य मिला है, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन या स्केलेटन्स, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य हमें मिला है सराय नाहर से। और खास बात पता है यहां और क्या है, खास बात और यह है कि यहां से हमें 14 मानव कंकाल मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे समझते हो ना आप, गर्त चूल्हे को बोलोगे पिघार्त, पिघार्त का मतलब क्या होता है, चूल्हे थोड़े गहराई में होते थे भाई, जैसे आप तंदूर वाला नहीं देखते वैसा गहरा हुआ करता था चूल्हा। तो इसी सराय नाहर से हमें क्या मिला है, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे 14 शवाधान फ्यूनल और वह 8 गर्त चूल्हे मिले हैं यहां से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के, यानी कि आप लिखोगे 14 फ्यूनियल, 14 या आप बिरुल भी लिख सकते हो एंड 18 पिट, और इसमें लिखना पिट, लिखना पिट, पिट हार्थ या हार्थ, ये मिले हैं। 14 शवाधान और 8 गर्त चूल्हे, मतलब थोड़े गहरे चूल्हे यहां से क्या हुए हमें मिले। कहां से मिले, सराय नाहर से मिले। इसके अलावा ध्यान से सुनो, मतलब यहां पर आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, जैसे एक यहां से क्या मिला है, यहां से ना ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि किसी बाहर के मानव ने यहां आक्रमण किया होगा, मतलब बाहर से बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल अटैक के भी साक्ष्य कहां से मिलते हैं, सराय नाहर से, कि इन पर किसी ने क्या किया होगा, आक्रमण किया होगा। इसके अलावा यहां से जो चूल्हे मिले हैं ना, उन चूल्हों में, उन हार्थ में जो है वो कुछ ना जानवरों की अर्ध जली हड्डियां मिली हैं। इसका मतलब ये लोग खान पान के तरीकों को जानते थे या खाना पकाना जानते थे। ये लोग कौन से, मध्य पाषाण काल में, जो कि उत्तर प्रदेश में थे, वो वाले लोग क्या करते थे, चूल्हों से आधी जली क्या मिली है, बोन मिली है, हाफ बर्न बोन मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग पकाना, खान पान या फूड ड्रिंक वगैरह जानते थे कि कैसे करना है। समझ में आया नहीं है? तो ये टोटल पॉइंट किसके हैं, सराय नाहर के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैदहा की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं यहां लिख रहा हूं, मैदहा का। मैदहा का आपने सुना होगा ना सिलबट्टा, आपने नाम सुना होगा सिलबट्टा, 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 जिसे हम बोल सकते हैं पेबल, कैबल स्टोन। पेबल तो वो हो जाएंगे कंकड़ पत्थर, आप लिखना कैबल, कैबल स्टोन्स, ये मिले हैं सिलबट्टा। सिलबट्टा मतलब पीसने वाला वो जो होता था। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग ना पीसने का काम भी करते थे, और यहां से घास को पीसने के साक्ष्य मिले। सिलबट्टे पे घास को पीसा करते थे, घास को, उसे खाने में जैसे भी यूज करते होंगे वो जानते होंगे, ये चीज मिली है। इसके अलावा यहां से और क्या मिला सर, इसके अलावा यहां से एक खास चीज और है, यहां से ना एक तो हड्डी
और दूसरा हड्डी के साथ साथ सींग, इनके आभूषण ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यानी कि बोन और होर्न के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यानी कि आभूषण। ये लोग सींग और हड्डियों के क्या बनाते थे? आभूषण गले में पहनते थे। तुमने देखा ना, उंगली मारा उंगली टांग रहा है, लेकिन आपने कुछ आदिवासी ऐसे देखे होंगे जो गले में हड्डियां टांग कर घूमते हैं। तो यहां से ना सींग, यहां से सींग व हड्डी के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि आप लिखना ऑर्नामेंट्स ऑफ हॉर्न एंड बोन, यानी कि हड्डी और किसके? सींग के क्या मिले हैं? आभूषण बनाए जाने के क्या मिले हैं? यहां से साक्ष्य मिले हैं। डन? क्लियर है कि नहीं? बताओ क्लियर? तो ये हो जाएगा कौन सा? महदहा। अगर हम बात करें दमदमा से क्या मिला है सर, तो दमदमा से कुछ खास चीज तो है नहीं। देखो एक मिनट, दमदमा की अगर मैं बात करूं तो यहां से कुछ खास तो है नहीं, लेकिन एक बात आप यहां से ध्यान में रख सकते हो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखो खास बात यह है कि इसी दमदमा से हमें लगभग 41 मानव कंकाल मिले हैं। 41 मानव कंकाल, 41 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। स्केलेटन्स 14। और खास बात पता है क्या है? कुछ कब्र, कुछ टॉम्ब हमें ऐसे मिले हैं जहां पर दो बॉडीज को एक साथ दफनाया हुआ है। जो दो बॉडीज हैं उनको क्या किया हुआ है? एक साथ दफनाया हुआ है। और कहीं ऐसा मिला है कि 3 बॉडीज को एक ही किसमें? टॉम्ब में, एक ही समाधि में दफनाया हुआ है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। कहां से हमें मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। 14 मानव कंकाल के जो साक्ष्य मिले हैं दफनाए जाने की, वो हमें कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। बताइए जी, समझ में क्या हुआ है? बताओ, समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो ये हो जाएगा कहां से? दमदमा। अब खास बात सुनो, ये जो 14 समाधान हमें यहां से मिले हैं और साथ ही साथ ये जो हमें 41 मानव कंकाल मिले हैं, इनकी खास बात पता है क्या मेरे भाई? खास बात ये है कि इन दोनों के अंदर जो दफनाए गए हैं ना, उनका सिर पश्चिम में और पैर पूर्व में थे, यानी कि सिर इधर और पैर इधर। याद रखना, ये जो मानव कंकाल यहां से मिले हैं, इनके जो हेड हुआ करते थे, जो सिर हुआ करते थे सर, ये हुआ करते थे पश्चिम की ओर, यानी कि वेस्ट की ओर। और साथ ही साथ इनके जो पैर हुआ करते थे, फुट हुआ करते थे सर, ये हुआ करते थे किस तरफ? पूर्व दिशा की ओर, पूर्व में हुआ करते थे, यानी कि ईस्ट की तरफ हुआ करते थे। बताओ जी, क्या आपको प्रतापगढ़ के अंदर मध्य पाषाण काल से हमें क्या क्या मिला है, कौन कौन सी जानकारी मिली है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार बताइए इतना। आप इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ डन है या नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे बताओ कि समझ में आया नहीं आया। क्लियर? डन? अगर पूछा जाए ना यहां उत्खनन किसने किया है, एक्सकैवेशन किसने किया है, तो एक जीआर शर्मा नाम के व्यक्ति थे जो कि प्राचीन इतिहास विभाग जो था ना हमारा, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां के एक पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जीआर शर्मा, जिन्होंने यहां पर उत्खनन किया था इन तीनों जगह। उन्हीं की हेल्प से क्या मिलती है हमें? इस बात की जानकारी मिलती है। चलिए, तो प्रतापगढ़ के बारे में हमने समझा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रयागराज और मिर्जापुर के बारे में। ठीक है जी, आ जाओ। अब हम थोड़ा सा समझते हैं प्रयागराज और मिर्जापुर के बारे में, यहां से हमें क्या मिला है। तो देखो जी, अगर हम बात करें अब प्रयागराज की, तो प्रयागराज में कुछ नहीं, बस ये से समझो कि एक तो झोपड़ी व झोपड़ी के साथ साथ हमें और क्या मिला है? झोपड़ी और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। बस झोपड़ी व मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं यहां से। एविडेंस ऑफ हट एंड मड पॉटरी आप कह सकते हो। एक तो यहां से मिले हैं मड पॉटरी एंड हट, इसके एविडेंस मिले हैं, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य। मिर्जापुर खास है, क्यों है? अब देखो, मिर्जापुर में 2 जगह पड़ती है, जिनमें से एक है लेखिया, एक जगह पड़ती है लेखिया, मिर्जापुर के अंदर ही है लेखिया। इस लेखिया की क्या खास बात है? तो सुनो, यहां से हमें 17 नर कंकाल मिले हैं, आदमी के कंकाल। यहां से क्या मिले हैं? 17 नर कंकाल मिले हैं, 17 नर कंकाल, 17 मेल स्केलेटन। यहां से हमें 17 मानव कंकाल मिले हैं।
कहां से मिले हैं? लेखिया से मिले हैं। क्लियर है? और इसके साथ साथ भाई याद रखेंगे सेकंड, एक जगह और पड़ती है मोरहना। मोरहना आप कह सकते हो एक पहाड़ है, मोरहना हिल। मोरहना हिल एक पहाड़ है, और खास बात यह है इस पहाड़ पर हमें शैल चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। शैल चित्रों के साक्ष्य, शैल चित्रों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एविडेंस ऑफ स्टोन पेंटिंग, यानी कि पत्थरों पर क्या किए जाने की, चित्रकारी किए जाने के क्या मिले हैं? साक्ष्य। तो ये दो जगह है मिर्जापुर के, लेखिया और मोरहना में। बताओ जी, बस ये था आपका मध्य पाषाण काल, जो कि यूपी से क्या है? संबंधित है। बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकी दोनों का, और मुझे बताओ क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। डन? क्लियर? इसके अलावा अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए, तो याद रखना कि मध्य पाषाण काल जो है, यहाँ के लोग पशुपालन कृषि वगैरह भी करते थे, और आग की खोज भी हो चुकी थी, तो मतलब सब कुछ जानते थे, लगभग हर चीज को क्या करते थे, ये अच्छे से जान चुके थे। क्लियर है? आदमगढ़ देखोगे आप मध्य प्रदेश में, बागोर देखोगे राजस्थान का, वहां से हमें इस तरह के कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले, लेकिन वो यूपी से बाहर के हैं। हम कहां की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का बागोर हो गया, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ हो गया, यहां से हमें क्या मिले? यहां से हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कि जो इस समय मानव हुआ करता था मध्य पाषाण काल में, वो कृषि और पशुपालन जानता था। लेकिन यूपी से हमें इतना मिला है बस। बताइए समझ किसमें? मध्य पाषाण काल का। तो ये हो गया जी आपका मध्य पाषाण काल। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब मध्य पाषाण काल के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना नव पाषाण काल। तो अब देख लेते हैं सर नव पाषाण काल। अब हम देखो जी, अब हम पढ़ेंगे मध्य हो गया, अब देखो नव पाषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना। तो अब हम यहां पर एक नया डालते हैं और उसका नाम होगा नव पाषाण काल। तो तीसरा जो हमारा होगा सर वो होगा नव पाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। नियोलिथिक पीरियड ये हो जाएगा, ठीक है जी? अब सुनो बड़े ध्यान से। अच्छा, कहां से कहां तक है ये? लगभग आप कह सकते हो लगभग 4000 से बीसी से 3000 के बीच का टाइम पीरियड है ये वाला जो टाइम पीरियड होगा लगभग इतना है, ठीक है जी? आ जाओ। अब हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में नव पाषाण की साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो हेडिंग आप डालोगे उत्तर प्रदेश में नव पाषाण, उत्तर प्रदेश में नव पाषाण काल के साक्ष्य, नव पाषाण काल के साक्ष्य। सेम एविडेंस ऑफ नियोलिथिक पीरियड इन यूपी। तो ये कहां से मिले हैं सर? तो सब जगह सेम है, जो मध्य की है ना वही किसकी है? नव की है। ध्यान से सुनना, कंपैरिजन बता दूंगा यहां पे सर। एक तो प्रयागराज, जैसे मैंने बताया प्रयागराज सर। एक हो जाएगा प्रतापगढ़, जो मैंने पीछे भी बताया अभी सर। एक हो जाएगा सेम मिर्जापुर, मिर्जापुर सर। एक और हो जाएगा सेम सोनभद्र, और एक हो जाएगा सर सेम बुंदेलखंड। ये सब सेम है सर। यही से ही हमें नव पाषाण काल के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की, तो सर मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर शहर कोई था तो वो था प्रतापगढ़। अभी मैंने पीछे बताया कौन सा था? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का भी कौन सा? एक तो सराय नाहर नाम से था, एक क्या था? एक था सर महदहा के नाम से था, और एक था सर दमदमा के नाम से। ये तो सर फेमस है किस चीज के लिए? यहां से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अभी मैंने पीछे बताया मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य, है ना? मेसोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिले हैं। लेकिन नव पाषाण काल में सबसे मेन है प्रयागराज। सबसे मेन क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज के भी 3 शहर आते हैं, ध्यान से सुनना।
प्रयागराज के भी कितने शहर आते हैं? 3, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा सर, ये नाम का आता है एक कोल्डी हवा। ये जो है प्रयागराज में एक जगह पड़ती है कोल्डी हवा। खास बात क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, सर लगा लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट खास बात यह है कोल्डी हवा के बारे में कि धान, चावल, राइस या पैडी का जो प्राचीनतम साक्ष्य, सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो कहा जाता है कोल्डी हवा से मिला है। लेकिन एक अपडेट है, ध्यान रखना, वो अपडेट क्या है, ध्यान से सुनना। कोल्डी हवा में क्या लिखोगे आप? लिखोगे लगभग 7000 बीसी से 6000 बीसी के बीच हमें यहीं से ही धान व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि ये पहले हैं, लेकिन अब चेंज हो गया है, नई सोर्सेस, नई खोज हुई है ना, तो उस नई खोज के आधार पर अब कोल्डी हवा पहला नहीं है जिसमें हमें क्या मिला है? धान और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। अब कोई दूसरा है, बताऊंगा कौन सा है। तो आप लिख लेना एंशिएंट एविडेंस ऑफ राइस और पैडी। यहां से माने जाते थे कि अभी तक यहां से मिले हैं, लेकिन नई खोज हो चुकी है अभी। वो नई खोज क्या है? ध्यान से सुनो। 7000 से 6000 के बीच हमने सुना कि भैया कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम। लेकिन अभी जो नई खोज हुई है ना, नई खोज के आधार पर आप कहोगे सर नई खोज के आधार पर या नई खोज के अनुसार हमें चावल के इससे पुराने भी साक्ष्य मिल गए हैं। यानी कि लगभग आप कह सकते हो 9000 बीसी से लगभग 8000 बीसी के बीच हमें एक जगह पड़ती है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर में पड़ती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? संत कबीर नगर, लहुरा देव। सर इसी लहुरा देव से हमें सर्वप्रथम धान व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। धान या चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं सर। ये लो, अपडेटेड है ये। और देखना क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये हो जाएगा सर, समझ में आया? तो पहले कोल्डी हवा था जहां से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, लेकिन अब लहुरा देव है जो कि संत कबीर नगर, यानी कि आप बस्ती और श्रावस्ती देखोगे तो उसी के बीच में पड़ता है संत कबीर नगर, ठीक है। सिद्धार्थनगर ऊपर महाराजगंज, ये सारे के सारे इधर ही पड़ता है लहुरा देव। तो यहां से हमें धान और चावल के क्या मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिला है नई खोजों के आधार पर। इससे पहले कौन सा था? तो कोल्डी हवा था। कोल्डी हवा के साथ साथ कोल्डी हवा से ही हमें आप कह सकते हो एक तो ताम्रयुगीन संस्कृति, कोपर कल्चर यहां से मिला हमें, आप कह सकते हो ताम्रयुगीन संस्कृति यही से हमें मिली है। यानी कि जो कोपर कल्चर है उसका साक्ष्य भी हमें मिला है कि नवपाषाण काल में कोल्डी हवा में ही तांबे का लोग कर रहे थे, तांबे का यूज भी लोग क्या कर रहे थे यहां पे। एक बात हमेशा याद रखना, मानव ने जिस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया ना, जिस मेटल का, वो है तांबा, कोपर। और दूसरा जब किसका किया? कांस्य, ब्रोंज। और तीसरा आता है लोहा। कहीं लिख लेना, भारत के अंदर अगर पूछा जाए भारतीयों के इतिहास में सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल हुआ, तो तांबे का, ताम्र यानी कि तांबा। दूसरा कांस्य, ब्रोंज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिला दिया और कांस्य बना दिया। और तीसरा जो यूज हुआ वो है लोहा। 600 बीसी के आसपास, 1000 से 600 के बीच में हमें जो आपकी आयरन एज है, लोह युग है, वो देखने को मिलता है, ठीक है जी। मैं बताऊंगा एक सीक्वेंस कौन सा कहां है। तो बताइए, समझ में आया? ये था कोल्डी हवा, जो कि कहां है? प्रयागराज में। इसके अलावा एक जगह और पड़ती है सर, इसके अलावा एक जगह और पड़ती है और इसका नाम है महगढ़ा। एक जगह ये पड़ती है सर, महगढ़ा। कुछ नहीं है, बस यहां से गौशाला मिली है, काउ शेड जो होती है उसका साक्ष्य यहां से मिला है, गौशाला का। तो मैं लिख देता हूं, यहां से हमें गौशाला का साक्ष्य मिला है। बाकी एक और पड़ता है इसमें, पंचोह। एक तीसरा शहर जो इसमें पड़ता है वो है पंचोह। कोई खास नहीं है पंचोह, बस ये है कि यहां से जो है हमें मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। बस ये 3 है, बस ये था इसमें। प्रयागराज सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो आपसे पूछा जाए नवपाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य एविडेंस कहां से मिले हैं, तो प्रयागराज। आपसे पूछा जाए मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिले हैं, प्रतापगढ़, सरायनहर, महदहा और दमदमा, यहां से मिले हैं। कंकाल स्पेशली यही फेमस है, बाकी जो चीजें थी अलग से वो मैंने आपको यहां बता दी। इस काल का मानव कृषि भी करता था, पशुपालन भी करता था, और जो आपका पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, आग वगैरह भी करता था, मतलब आग वगैरह से चीजों को क्या करना, यूज करना वगैरह करता था। पहिए का आविष्कार यहाँ हो चुका था, आग का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी ये मानव अच्छे से क्या कर चुका था, सीख चुका था। और पालना भी, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है ना, पशुपालन, उसकी भी शुरुआत यहां से हो गई। पहला ही पालतू पशु कुत्ता बना, हाँ के ना। तो ये था जी आपका कौन सा, नवपाषाण। इसी में होमोसैपियंस का उदय होता है। जो होमोसैपियंस होता है ना, बुद्धिमान मानव जो होते हैं, उनका उदय नवपाषाण काल से ही माना जाता है कि यहीं से ग्रो होना शुरू हुआ, मस्तिष्क का विकास होना क्या हुआ, शुरू हुआ। तो आई होप आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के जो चरण है, एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल, इन तीनों के यूपी से क्या साक्ष्य मिले हैं आपको पिछली क्लास और एक इस क्लास में समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बोलो स्वाहा। तो आपका ये चैप्टर, मतलब अभी चैप्टर नहीं, यूपी के इतिहास में प्रागैतिहासिक खत्म हो जाता है। अब पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, अब उसको जानेंगे। तो अगली क्लास में उसको मैं बताऊंगा। आप पहले कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और हाँ, आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे फायदा ये होगा कि मैं ये नोट्स भेज दूंगा वहां पे, ठीक है जी। तो चलो मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।